नमस्कार मित्रों, मैं आज से धारा क्लासेस के माध्यम से आप लोग को बायोलॉजी की स्टडी करवाऊंगी। इससे पहले धारा क्लासेस पे इंग्लिश ग्रामर की स्टडी करवा रहे थे सर, ओझा सर। तो आज से मैं उस पर बायोलॉजी की स्टडी करवाऊंगी। बायोलॉजी मैं क्लास 11 से स्टार्ट करूंगी और हम लोग पूरा बेस से लेके और एंड तक बायोलॉजी की स्टडी करेंगे। एकदम बेसिक से आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा, चाहे 10th तक आप बायोलॉजी की स्टडी अच्छे से किए हों ना किए हों, लेकिन मैं ऐसा पढ़ाने की कोशिश करूँगी कि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देंगे क्लास 11 की बायोलॉजी। बायोलॉजी एक इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, मुझे तो बड़ा इंटरेस्ट है इसमें हम अपने आसपास की वस्तुओं की स्टडी करते हैं, स्पेशली अपने बॉडी की स्टडी करते हैं, प्लांट की, जितनी लिविंग थिंग्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजी काफ़ी नॉलेजेबल सब्जेक्ट है और इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। आप लोग को पक्का इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को क्लास 11 से स्टार्ट करूँगी। 10th तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें ज़्यादा कुछ डीपली बायोलॉजी है नहीं, तो इसीलिए मैं आपको क्लास 11 से स्टार्ट करूँगी, जिसमें कि मैं आपसे पहला जो चैप्टर है उससे नहीं स्टार्ट कर रही हूँ। आपको मैं सेल बायोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि वो बायोलॉजी का बेस होता है। सेल से ही हमारी बॉडी बनती है, प्लांट की बॉडी बनती है। जैसे ईंट है, जैसे घर है, ईंट से घर बना है, वैसे सेल से हमारी पूरी शरीर बनी होती है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले सेल की स्टडी करवाऊंगी आप लोग से, मतलब कोशिका विज्ञान ही पढ़ाऊंगी। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टेड भी है, अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका 11 तो निकलेगा ही। आपका अगर आप आगे नीट की तैयारी करते हैं तो उसमें भी बायोलॉजी से कम 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, और मैं नीट के भी क्वेश्चन साथ में लेके चलूँगी। और SSC वगैरह में भी बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, सेल बायोलॉजी के स्पेशली क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अभी जो SSC का एग्ज़ाम हुआ है 2022 में, अभी लास्ट वीक में हुआ था, तो उसमें भी SSC के 2-3 क्वेश्चन आए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, या पावर हाउस ऑफ सेल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे क्वेश्चन आए थे। अभी शायद आप लोग को समझ में ना आ रहा हो, पर मेरे पढ़ाने के बाद आई एम श्योर कि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले सेल बायोलॉजी की बात करेंगे। ठीक है, सेल बायोलॉजी की बात करेंगे। तो सेल बायोलॉजी, अब सबसे पहले हम सेल बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज सेल क्वेश्चन आता है ना, सेल क्या है। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बॉडी की, फंक्शनल स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसको हम सेल बोलते हैं। अब इसकी भी एक पूरी हिस्ट्री है कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल अर्थ पे आई तो आ तो गई ही थी। ये भी ओरिजिन ऑफ लाइफ भी इसमें आ जाएगा, कि थोड़ा सा मैं आपको वो भी बता दूंगी, क्योंकि आज बस इंट्रोडक्शन होगा, हम लोग डीप में नहीं जाएंगे चैप्टर में। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ, ये एक थ्योरी थी, बिग बैंग थ्योरी, जिससे जो सबसे पहले सेल की ओरिजिन हुई थी, ये हुई थी सी में हुई थी। उसमें सबसे पहले यूनिसेलुलर बनी थी, जिसमें कि हम प्रोकैरियोटिक सेल बनी थी, जिसमें कि फंक्शनल न्यूक्लियस नहीं होता। आगे आपको सब कुछ पता चलेगा, तो इसमें मैं बता रही हूँ कि सेल की स्टडी हुई थी। तो सेल प्रोटीन लिपिड की पहले बनी हुई थी सेल। उसमें ना कोई मेम्ब्रेन थी, ना न्यूक्लियस था, कुछ भी उसमें था नहीं, बस लेकिन वैज्ञानिक लोगों ने इसको सेल नाम दे दिया। सेल भी नहीं था उसका नाम, सबसे पहले उसका नाम सिला था ना, सेल नाम नहीं था, सिला उसका नाम था, एंटोनी वान लीeuwenhoek ने दिया था। और फिर अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं सेल की। अभी मैं चैप्टर में नहीं जा रही हूँ, आज चैप्टर में आपको कल ले जाऊँगी, बड़ा मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले क्योंकि मुझे तो बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, स्पेशली इस चैप्टर में, सेल बायोलॉजी में। तो सबसे पहले आज मैं स्टार्ट करती हूँ सेल बायोलॉजी स्टडी। सेल जो है हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है, फंक्शनल स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी बॉडी की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल बायोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी जो अब जैसे अब सेल बायोलॉजी में हम सेल की स्टडी करते हैं, तो इसका भी एक टर्म होगा कि सेल बायोलॉजी को सेल में स्टडी करते हैं, तो उसको कहते क्या हैं। जैसे अब हम बायोलॉजी, जैसे हम विज्ञान में लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको बायोलॉजी बोलते हैं ना। तो वैसे अब सेल की स्टडी करते हैं बायोलॉजी में, तो उसका भी कोई टर्म होगा, तो उसका टर्म है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, इसको हम बोलते हैं कोशिका विज्ञान। चल ही नहीं रहा,
साइटोलॉजी, जिसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे कोशिका विज्ञान। हिंदी और इंग्लिश मीडियम सारे बच्चे पढ़ सकते हैं इससे, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश साथ में लेके चलूँगी। कोशिका विज्ञान, बल्कि आपको इंग्लिश ईजी पड़ेगा। हिंदी वाले बच्चे अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो बोर्ड में उनका इम्प्रेशन जमेगा कि बच्चे ने इंग्लिश भी सीखा है। तो साइटोलॉजी की स्टडी करेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। साइटोलॉजी है। साइटोलॉजी की स्टडी, जब सेल की स्टडी जिसमें करते हैं उसको साइटोलॉजी बोलते हैं। ये टर्म भी पूछा जाता है छोटे छोटे कंपटीशन में कि सेल की स्टडी को किस में करते हैं, तो आप लोग बताएंगे साइटोलॉजी में करते हैं, हिंदी वाले बताएंगे कोशिका विज्ञान में करते हैं। तो सबसे पहले अब जो टर्म साइटोलॉजी था, अब टर्म साइटोलॉजी जो था उसको हार्डविक ने दिया था। ये एक साइंटिस्ट हैं हार्डविक, इन्होंने टर्म साइटोलॉजी दिया था। तो जो साइटोलॉजी की स्टडी करते हैं वो जो सेल की स्टडी करते हैं वो साइटोलॉजी में करते हैं। साइटोलॉजी हिंदी वाले बच्चे इसको कोशिका विज्ञान कहते हैं, हिंदी में इसे कोशिका विज्ञान कहा जाता है। और जो टर्म साइटोलॉजी था वो हार्डविक ने दिया था, टर्म साइटोलॉजी, ठीक है। इसके आगे हम आते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल, की सेल की खोज कैसे हुई। ये तो हो गया स्टडी की सेल की स्टडी किस में करते हैं। अब हम डिस्कवरी ऑफ सेल पे आते हैं कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। तो सबसे पहले आते हैं कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। तो इसकी भी एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, बता दूं आप लोग को हिस्ट्री, इससे याद रहेगा। सबसे पहले अर्थ थी हमारी एकदम आग का गोला। आग का गोला थी, सूर्य जो था, सूर्य हमारा बहुत पहले ही था। तो सूर्य से एक विस्फोट हुआ, या ऐसे भी जैसे आप समझ लीजिए कि जैसे आग है तो उसमें से आग को तोड़ के अलग किया गया। तो उसमें तो फिर धीरे धीरे करके जब आग का गोला ठंडा हुआ तो ऐसी हमारे अर्थ की उत्पत्ति हुई। इसमें भी बहुत सारी थ्योरीज है, कम से कम 5 मिलियन शायद ईयर को हमारे अर्थ की उत्पत्ति हुई। और उसमें रेन, जैसे कोई गर्म चीज़ है उस पर जब पानी गिरेगा तो वेपर बनेगा, वेपर से बादल बने, फिर उस पर बारिश होती गई लगातार, तो फिर हमारी अर्थ हो गई ठंडी। अर्थ जब ठंडी हो गई तो उस पर क्योंकि अर्थ जो थी वो आग का गोला, सूर्य से अर्थ टूटी थी, तो उसमें जगह जगह पे, मतलब अर्थ ऐसे नहीं थी कि एकदम गोला लड्डू की तरह, ऐसे नहीं थी। अर्थ में जैसे छोटे छोटे ऐसे मतलब छोटे छोटे वो थे, जैसे क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ, छोटे छोटे उसमें होल थे। तो जो होल थे वो छोटे थे क्योंकि अर्थ हमारी बहुत बड़ी है। तो होल वो बहुत, जब बारिश हुई तो फिर बारिश जो होल थे उसमें सारे बारिश का पानी भर गया, और फिर बारिश तो पूरी अर्थ पे हुई। तो जो हमारे अर्थ के सरफेस पे जितने मिनरल थे या और भी एसेंशियल एलिमेंट थे वो सारी बारिश के पानी के साथ में आके हमारे अर्थ में जो होल था उसमें आ गए। तो जो होल था वो बहुत बड़ा था, तो उसे हम लोग ने सी का नाम, जैसे समुद्र बोलते हैं, तो उसमें आ गया। तो सबसे पहले जो ओरिजिन ऑफ सेल हुई, वो जो ओरिजिन ऑफ सेल हुई उस वाटर में ही उसकी उत्पत्ति हुई सेल की, क्योंकि वहाँ पे ही सारे एसेंशियल एलिमेंट थे। और ऐसे धीरे धीरे करके अमीनो एसिड मिले, फिर लिपिड मिले, जैसे पहले सबसे पहले कार्बनिक मिले, फिर कार्बनिक से अकार्बनिक मिले, अमीनो एसिड मिले, धीरे धीरे करके फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन गए। फिर कॉम्प्लेक्स के बाद उसमें मेम्ब्रेन आई, प्रोटीन लिपिड की, ऐसे धीरे धीरे करके सेल बन गई। और जो सेल सबसे पहले बनी वो आप लोग को कैसे, कौन सी सेल रही होगी, गैस है आप लोग को। सबसे पहले जो सेल बनी वो प्रोकैरियोटिक सेल थी। प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव सेल बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल को, जिसमें कि न्यूक्लियस नहीं होता है, ऐसी सेल बनी। तो अब सेल हम लोग भी बन गए थे, लेकिन सेल की डिस्कवरी नहीं हो पाई थी। तो सबसे पहले हमारे एक साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन लीवनहॉक, वो पेशे से साइंटिस्ट नहीं थे, अनटाइटल्ड साइंटिस्ट थे। वो एक शॉपकीपर थे, मतलब जैसे किराने की दुकान होती है तो उस पर वो रहते थे, लेकिन उनको साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो उन्होंने खुद से ही माइक्रोस्कोप बनाया था। उस माइक्रोस्कोप से वो एनालिसिस करते थे। तो जो रेनफॉल होती है बारिश में, सबसे पहले उसमें उन्होंने सेल देखा। वो लिविंग सेल नहीं थी, उन्होंने देखा तो उन्होंने सिला टर्म दिया।
शीला टर्म दिया और फिर वो जो सेल थी जैसे वो लिविंग सेल नहीं, रॉबर्ट हुक ने देखा था लिविंग सेल, वो लिविंग सेल थी। कॉर्क लकड़ी होती है उस पर उन्होंने देखा था, तो उस पर जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर था सेल का, उसमें साइटोप्लाज्म नहीं था, साइटोप्लाज्म रेसिस्टेंट था, सेल जो थी डेड थी। फिर उसके बाद में अनटाइटल्ड साइंटिस्ट जो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek थे उन्होंने लिविंग सेल को देखा था। जो हमारे रॉबर्ट हुक थे उन्होंने नॉन लिविंग सेल को देखा था, और जो एंटोनी वॉन लीeuwenhoek थे उन्होंने लिविंग सेल को देखा था। सबसे पहले रेनफॉल में देखा था उन्होंने, अपने माइक्रोस्कोप में देखा था। फिर उन्होंने एनालिसिस किया, फिर टर्म सेल दिया। फिर एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने ऐसे करते करते स्पर्म की डिस्कवरी की, बैक्टीरिया, वायरस, ऐसे एंटाइटल साइंटिस्ट थे। पैसे से वो साइंटिस्ट भी नहीं थे, पर फिर भी उनको साइंस में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि उन्होंने सेल की डिस्कवरी कर दी। देखो हम लोग बन गए थे, पूरी अर्थ कंप्लीट थी, लेकिन किसी को सेल के बारे में नहीं पता था। उन्होंने सबसे पहले सेल के बारे में पता लगाया, फिर आगे चलते लिविंग सेल के बारे में पता लगाया एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। फिर ऐसी एनालिसिस होती गई। फिर जो सेल का सबसे मेन पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है। फिर न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की। फिर उसके बाद में जो और सेल ऑर्गन्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, फिर जेनेटिक मटेरियल, कितने सारे ऑर्गन्स होते हैं सेल में। लोग को पक्का मजा आने वाला है बायोलॉजी पढ़ने में। तो उसकी स्टडी आगे चलते चलते लोगों ने की, डिस्कवरी की। अभी तो चल ही रही है डिस्कवरी, कहाँ साइंस कहाँ ख़त्म होती है। ऐसे करके हमारी ओरिजिन ऑफ सेल हुई, ठीक है, ओरिजिन ऑफ सेल हुई। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, बस ओरिजिन ऑफ सेल तक। कल हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे, किस टाइप ऑफ सेल। आज हम कुछ बता देते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। टाइप ऑफ सेल जैसे सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, देख लीजिएगा थोड़ा। यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं उसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। और उसमें जो डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं। मेन डिफरेंस यही होता है। उसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो जब सेल डिवाइड होने की स्टेज में आती है तो क्रोमोसोम में फॉर्म हो जाता है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें क्रोमोसोम नहीं होता है। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। सेल को पढ़ने के बाद में आपको अच्छे से डिफरेंसेस पता हो जाएंगे बिना याद किए। फिर हम उसके ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है वो सबसे एसेंशियल सेल ऑर्गन्स होता है। जैसे हम लोग की बॉडी में हमारा ब्रेन हुआ, वैसे ही न्यूक्लियस होता है सेल की बॉडी में। और ऐसे ही हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, फिर उसके बाद हमारा माइटोकॉन्ड्रिया आता है, जिससे जैसे हम लोग की बॉडी में जैसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि ये ही पूरे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसमें एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद में हम गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे, जैसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोलते हैं ये। फिर लाइसोसोम बोलेंगे, जिससे कि सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, सेल विथिन सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। और फिर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, उसके भी कई सारे मॉडल्स हैं, साइडविक मॉडल, कई सारे मॉडल्स हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर ऐसे करके हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मतलब कल हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में, आप लोग पढ़ लीजिएगा। टाइप ऑफ सेल कल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट डे पर हम एक एक ऑर्गेनल्स को लेंगे, एक एक दिन में ख़त्म। 7, 8 या 10 लेक्चर तक आपका ये साइटोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें मैं नीट के भी क्वेश्चन साथ में लेके चलूँगी, और कंपटीशन के जैसे एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको भी मैं साथ में लेके चलूँगी, क्योंकि डीप में ही क्वेश्चन आते हैं। अब एसएससी में भी मैंने देखा है, क्योंकि अभी मैं एग्ज़ाम दे के ही आई थी, तो उसमें भी मैंने देखा बायो से जो क्वेश्चन थे वो डीप में थे, स्पेशली बायोलॉजी के क्वेश्चन। तो अगर ये चैप्टर आप पढ़ लेते हैं सही से, तो इसमें से मैं क्लियरली बता दे रही हूँ, अगर आप यूपीएससी देंगे तो 3 क्वेश्चन आपको उसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। साइटोलॉजी से, बायोलॉजी से तो 4, 5, 6 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें स्पेशली साइटोलॉजी से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। और एसएससी जैसे रेलवे, एसएससी, एनडीए, सारे में बायोलॉजी से आपके 3 क्वेश्चन तो डिफिनिट है। और नीट में तो स्पेशली रहते हैं 6 से 7 या 8 क्वेश्चन होते हैं बायोलॉजी से, मतलब साइटोलॉजी से। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूरा बेस है बायोलॉजी, पूरा बेस छुपा हुआ है बायोलॉजी का इसी सेल पे।
तो इसीलिए हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।